कि नहीं ये बाइंडिंग होगा? नहीं नहीं सुनिए, अरे बाइंडिंग वाले केस लॉ ऑलरेडी है, आप समझ नहीं रहे हो। उसको हाँ। उन्होंने वन लाइन में बताया कि अभी मेरे लीडरशिप में इसी लाइन में चलेगा अभी। ये बड़ी बात हो गई। समझे क्या? कानून तो हाँ, और क्या कानून बिखरा हुआ है। अगर सूर्यकांत साहब चाहेंगे तो इसको सबको एक जगह लाके, जैसा विशाखा गाइडलाइन इशू कर दिया, किसी महिला के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन इशू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो लॉ बन गया देश का। वैसे ही अभी वो इस पॉइंट पे सारे बिखरे हुए केस लॉ एक जगह लाके सारे गाइडलाइन इशू कर देंगे। हाँ, इस तरह से तो मुंबई हाई कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि भाई अभी तक क्यों नहीं एफआईआर हुआ है, जब गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, केस लॉ है तो। यस 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 यस। तो आप अब अगली 11 मतलब है कि अगले 11 दिसंबर को आप ये कहेंगे कि मिलॉर्ड अब बाकी चीज को छोड़ दीजिए, ये केस लॉ है, आप आदेश दे दीजिए, नहीं हुआ है एफआईआर, ये आपके पास सारा कुछ एविडेंस है, अब आप आदेश दीजिए एफआईआर का। इसका कहे, इसका आप राम कहानी सुन रहे हैं? नहीं नहीं सुनिए, एफआईआर का आदेश का तो इसके पहले भी एक बार डेट पे हियरिंग हो चुका है, उसके बाद में यही लोग डेट मांग रहे हैं सरकारी वकील, ठीक है कोई बात नहीं, और 2 बार हो चुका है उस पर हियरिंग, कोई बात नहीं। तो आप तो डेट नहीं मांग सकते ना, जब हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इसी फ्रेमवर्क में काम होना है, समझ लो। हाँ, अभी तो ग्रॉस कंटेम्प्ट होगा ना फिर तो। हाँ, यस यस। अगर ये गाइडलाइन का फॉलो नहीं, अरे ललिता कुमारी के केस में तो यहां तक कह दिया है कि ये गाइडलाइन का फॉलो नहीं होगा तो कंसर्न पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल होगा। आर्नेश कुमार ने गाइडलाइन दी, आपको पता है क्या, पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते थे 498A वगैरह के, बहू कर देती थी सास पे, ससुर पे, ननद पे, जिसका नाम नहीं है उसमें भी केस कर देते थे, जिनका कोई लेन देन नहीं, झूठी केस हो जाती थी, तो उसमें उठा के डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते थे, कई परिवार बर्बाद हो जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया आर्नेश कुमार की, बोला नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन करने का, डायरेक्ट अरेस्ट करने का नहीं, और अगर इसका कंप्लायंस नहीं किया तो वो जो और जज ने अगर इस पे फॉलो नहीं किया, जज की जिम्मेदारी चेक करने का, तो जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा। गाइडलाइन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा ही गाइडलाइन अभी सूर्यकांत साहब अगर एक बार दे देते हैं, पूरे देश का कानून ही बदल जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी सूर्यकांत साहब को। तो अभी उन्होंने लाइव फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, लेकिन ये जो जिस तरह से उन्होंने कहा ना, ये अच्छे जजेस के या तो ख्याल में नहीं आया था या तो उनको करना नहीं था। और मैं आपको दूसरा एक पॉइंट बोलता हूं, सुनिए, आप उसके प्रॉब्लम को समझिए। देखिए कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसा क्या है कि कॉमन मैन को या तो इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और कई जजेस की ना मेंटेलिटी नहीं है न्याय करने की। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, बहुत सूक्ष्म सवाल है। मान लीजिए कि जज साहब मेरे उनका जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई जो रूट पर उन्होंने जड़ पर हमला कर दिया है, जहां से ये दुकानदारी चल रही है, उन्होंने सारे दुकान को ही बंद कर दिया कि हम केरला का नहीं मानेंगे, उसका नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे, ये सब जो दुकानदारी इसीलिए चल रही है। हमने कहा कि भाई एक जगह बात हो गई है तो इसका मतलब टॉप टू डाउन, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, अब खेल खत्म हो गया। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें मान लीजिए कि केरला हाई कोर्ट का जो जज है, 2 बेंच का जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन से मामला डिफर कर रहा है, वहां केस लॉ नहीं पड़ रहा है, तो क्या केरला हाई कोर्ट का 2 सदस्यीय जज ये कह सकता है, बेंच ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में ये तो केस लॉ है आपके द्वारा, लेकिन यहां हमको लगता है कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और या तो लार्जर बेंच को इसको रेफर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाए, उस आलोक में हम ये डिसीजन दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच भी 5 जज से डिफर नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, उसको सिर्फ 2 जज बेंच, सिर्फ 2 जज बेंच से ही डिफर कर सकता है, लार्जर बेंच से डिफर नहीं कर सकता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का जज अगर कोई कहता है कि मेरे पास केस लॉ आपका सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच का कोई लॉ है, उस लॉ के बियॉन्ड मुझे जाके वर्डिक्ट देना पड़ रहा है, नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता, वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। बस अब आगे बोलिए। हाँ, अभी सुनिए, देखिए कानून कॉमन मैन के लिए आज का ये जो है ना, ये
सारे कॉमन लॉ मैन को स्टूडेंट, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये? हाँ, लॉ स्टूडेंट्स, जूनियर एडवोकेट, कॉमन मैन और पीड़ित व्यक्ति, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी सुनिए, हाँ, कानून का प्रावधान कैसा है मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, सूर्यकांत साहब ने तो बहुत बहुत सही ये किया। जिसको सिंपल वर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फर हुसैन के केस में कहा है जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी। और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के जजमेंट में कहा, वो जज को डिसमिस किया था उसमें, कि इसको कहा है जुडिशियल एडवेंचरिज्म, न्यायिक दुस्साहस। तीसरा कहा है लीगल मैलिस। तो अभी देखिए लॉ कैसा है मैं बताता हूं। अब ऐसा मान के देखिए, आप थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से ना हाईकोर्ट को हटा दीजिए, दिशा सालियान के केस में हाईकोर्ट को बाजू में रखिए, कि किसी जज का नाम मत लीजिए। आप एक ऐसा जनरल पकड़िए। एक केस में समझो एक व्यक्ति है, उसके बेटी का मर्डर हो गया, गैंगरेप हो गया, जो भी उसका ग्रीवेंस है वो आया है कोर्ट में। वो पहले पुलिस के पास गया, पुलिस उसका एफआईआर नहीं ले रही है, बोलते हम कार्रवाई नहीं करेंगे आरोपी पे। अब वो कोर्ट में आया। कोर्ट में आने के बाद में अभी थोड़ा सा क्या है, दिशा सालियान का हाई प्रोफाइल मैटर है, कई फैक्टर है, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल बर्डन रहता है, उसको बाजू में रखिए। मैं जनरल केस बता रहा हूं। आने के बाद में लॉ क्या कहता है मालूम है? लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में हाई कोर्ट जज को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, जज हैज टू अप्लाई द करेक्ट लॉ इवन इफ इट इज नॉट रेज्ड बाय द पार्टी। अगर वो गरीब आदमी बिना वकील के भी खड़ा हो गया, तो ये जज की जिम्मेदारी है कि सही कानून जज को मालूम चाहिए और उसने सही कानून इंप्लीमेंट करना चाहिए। है ना? एक उसके पहले और दो स्टेज है। पहली स्टेज क्या कहती है, आप पुलिस के पास गए, पुलिस को आपने कहा कि आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या है कि एक तो बेसिक एक्ट में प्रोविजन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डबल बाइंडिंग है। तो पुलिस ने अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, तो पुलिस के ऊपर आईपीसी 166 में और 166 ए में जो भी वो जो प्रावधान है 6 महीना साल भर सजा का, वो एक प्रावधान है उसको। और खास करके गैंगरेप में तो स्पेसिफिक प्रावधान है कि एफआईआर नहीं किया तो उसको सजा होनी है, पुलिस वाले को कोई डिफेंस नहीं उसके पास। अब तीसरा, वो उस पुलिस वाले पे सेक्शन 2B12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में उसको 6 महीने की अलग सजा का प्रावधान है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, उसकी सीनियर की जिम्मेदारी है कि अगर मेरा नीचे का ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहा है, आरोपी को बचाने के लिए डिले कर रहा है, तो मैं मेरे नीचे के ऑफिसर पे आईपीसी 218 में एफआईआर करूं। 218 में उस नीचे के ऑफिसर को 3 साल की सजा है। अब सीनियर ने भी उसमें उसको बचाने की ट्राई किया, उसमें कार्रवाई नहीं किया, और आदमी कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में जाने के बाद में ये जज की जिम्मेदारी है कि जज के पहले सरकारी वकील, उसके पहले सरकारी वकील की जिम्मेदारी है। मैंने आपको बोला अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें। ऐसे सारे जजमेंट आप एससी न्यूज रशीद खान पठान की वेबसाइट पे देख लीजिए, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको सब मिल जाएंगे। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहते नॉर्मली। कुछ रहा तो चैट जीपीटी से उसको ट्रांसलेट कर लेने का, उसको समझ में आ जाएगा। अब ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट की नजर में ला कर दे कि इस केस में ये केस लॉ है, ये प्रावधान है, पुलिस ने गलती किया है, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकारी वकील ने ये अपने कर्तव्य का वहन नहीं किया, तो सरकारी वकील भी कंटेम्प्ट का आरोपी है। सरकारी वकील ने बताया, सरकारी वकील कोई
वहां पर किसका विरोधी बोल के थोड़ी बैठा है, सिर्फ वो कानून का सेवक है, संविधान का सेवक है। इस देश का वो हर सरकार का नागरिक सेवक नहीं है, वो संविधान का सेवक है। संविधान का सेवक है। और आपको तो याद होगा, इसलिए हाँ तभी तो ये सरकारी वकील वहां परेशान घूम रहा है कि मुझे भी जेल हाँ, हो जाएगा। और आपको याद होगा आपके बिहार के आईपीएस ऑफिसर के बारे में, जब हाँ कंटेम्प्ट निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम हाँ कोर्ट ने क्या बोला, सेम केस है अपने दिशा सलेंगे जैसे। बोले हाँ वाह, तेरा ये एफिडेविट कह रहा है कि इसके खिलाफ में मेरे पास बहुत मटेरियल है, दूसरा एफिडेविट कह रहा है कि इसके खिलाफ में कोई मटेरियल नहीं है। हाँ तो, तो ये बीच तो में कितना सैलेंट लेन देन होगा तेरा, तेरा तो क्या लेन सैलेंट देन हुआ। आकर कह रहा है कि हम केस क्लोज हो गया है, दूसरे दिन डीसीपी आके कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हाँ, और दोनों को रिप्रेजेंट सेम पीपी कर रही है। चलो ठीक है, आते आते हैं। और नहीं, मैं ये कोर्ट जिक्र इसलिए करता चलूं कि वो असली खेल तो वही है, वो जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए ना। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम सिर्फ संविधान के